नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो इस कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी में एक पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल है, क्या मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में 2 चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज का जो कंपनी है, जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, इसका नाम है आईडीएफसी। तो आईडीएफसी यहाँ पे बैंक के बारे में बात नहीं करूँगा, आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करूँगा, जो एक फाइनेंस कंपनी है। और आईडीएफसी जो बैंक बैंक है, वो देखा जाए तो एक इसी आईडीएफसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आईडीबीआई का जो सब्सिडरीज कंपनी है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। साथ ही साथ आईडीएफसी फाउंडेशन एंड अदर्स। तो इस कंपनी का हालत आप देख सकते हैं, 84 रुपीज के आसपास है। तो क्या कंपनी बहुत छोटा है? हाँ बिल्कुल। करीबन 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना हुआ, चलो दिखा देता हूँ। 5 दिन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक मंथ में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 6 मंथ में देखिए 39% का रिटर्न दे दिया। कितना शानदार यहाँ पे मोमेंटम दिखाया। एक साल में करीबन 24% का रिटर्न। आप कहेंगे सर 24% का रिटर्न बहुत बड़ी बात होते हैं, क्योंकि एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी जो ट्रेडिंग में जो एक साल में मतलब स्विंग ट्रेडिंग में जो इस तरीके से प्रॉफिट दिया, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा है। तो मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 140% का रिटर्न दिया। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। तो कमेंट बताने से पहले मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का Q3 का रिजल्ट आ चुके हैं। उस रिजल्ट के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, तो आपको खुद पता चलेगा। तो चलो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आईडीएफसी लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक मतलब प्राइवेट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में किस तरीके से इनकम हुआ, चलो देख लीजिए। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम कंपनी का 29 करोड़ के आसपास है। पिछली बार 58 करोड़ था, पिछले साल में 53 करोड़ था। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे वीकनेस लगा, कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ने के वजह से कम हो गया, और वो भी दोगुना दोगुना कम हो गया, मतलब 2x यहाँ पे इनकम कम हो चुके हैं। फिर भी चौंकाने वाला बात यही है कि कंपनी इनकम कम करने के बाद एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल में रखा। तो एक्सपेंस देखिए कितना, 4 साढ़े 4 करोड़। पिछले बार कितना था, करीबन 2.86 करोड़। और पिछले साल में 8.5 करोड़ के आसपास एक्सपेंस था। मतलब पिछले बार इनकम के हिसाब से एक्सपेंस ज्यादा था, और इस बार इनकम कम हुआ, एक्सपेंस भी कम हुआ। फिर भी एक पॉइंट्स मुझे बहुत बेस्ट लगा, वो है कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। आप ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पहली बात, कंपनी का टोटल इस बार इनकम दिखा है 270 करोड़ के आसपास, 272 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल इनकम दिखाया। और पिछले क्वार्टर में 332 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया था। पिछले साल में करीबन 17.5-18% के आसपास प्रॉफिट दिखाया था। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट जाम देखने को मिला, पिछले सालों से बहुत शानदार जाम है। तो पिछले बार इतना शानदार इनकम होने के बाद भी इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए बीच में कुछ पॉइंट्स में, जैसे शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, इसमें कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग है, साथ ही साथ नेट टैक्स आफ्टर टैक्सेबल, तो वहाँ पे भी नेगेटिव देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी 17.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो पिछली बार कितना 18 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, और इस बार कितना 272 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। मानता हूँ पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, फिर भी पिछले सालों से कंपैरिजन में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। देखिए सेल्स के बारे में बात करूँ, सेल्स जो हुआ था ना, वो कोई उतना खास सेल्स नहीं हुआ। कंपनी मतलब पूरा का पूरा पासा पलट दिया कहाँ पे, एक्सपेंस में। एक्सपेंस पिछले बार बहुत तगड़ा था, और इस बार कंपनी ना के बराबर एक्सपेंस किया। देखिए 30 करोड़ के इनकम में अगर 4 करोड़ का आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस किया। कंपनी कोविड के सिचुएशन में सेकेंड लॉकडाउन में अच्छा खासा लॉसेस किए थे, करीबन 400 करोड़ के आसपास। उससे भी पहले कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करते गए थे। तो कोविड के सेकेंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंपनी ने तो तहलका मचा दिया, धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स प्रॉफिट और मार्जिन
धीरे-धीरे करके ग्रोथ कराते चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा खासा देखने को मिला। अभी कंपनी का अर्निंग per शेयर क्या बता रहा है? देखिए, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा। तो टोटल बेसिक जो कंपनी का मतलब अर्निंग है 1.70 के आसपास है। पिछली बार 2.08 था। पिछले साल में 0.11 था। इसका मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज के हिसाब से देखा जाए अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ देखने को मिला। तो मुझे बेस्ट पॉइंट यही लगा कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। साथ ही साथ कंपनी ने पिछले साल को भी बीट किया और इसी कारण के वजह से पिछले दिनों में आप देखेंगे मार्केट में किस तरीके से गिरावट हुआ था, फिर भी यहाँ पे पॉजिटिविटी था। छोटा सा करेक्शन हुआ क्योंकि एंटायर ऑफ मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट जिस तरीके से गिरे थे उस हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर भी गिरावट देखने को मिला। अभी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी और दे दूं तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं सबसे पहले वो देखना चाहिए। देखिए कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी टिके हुए हैं। देखिए पहले भी डीएस के पास कितना होल्डिंग था 9.5%। अभी कितना 17.5% के आसपास है। हाँ आप कहेंगे सर एफआईएस के पास तो 37% का होल्डिंग था, आज 21% मतलब 21% का होल्डिंग है। देखिए इंस्टीट्यूशन माल बेचते हैं खरीदते हैं इस तरीके से वो चलते रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन 30% मतलब 30% से अगर 3% देखने को मिलता तो मैं जरूर कहता इस कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। सही उसीलिए तो इंस्टीट्यूशन वहां से माल बेचकर भाग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। इंस्टीट्यूशन में देखिए टिके हुए है, गवर्नमेंट भी अच्छा खासा टिके हुए है और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। क्योंकि पब्लिक को देखिए इस तरीके से पेनी स्टॉक बहुत मेहनत से ढूंढने को मिलता है तो इसलिए वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके रहते हैं। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जितना प्रॉफिट लॉस में उन्होंने प्रॉफिट दिखाया उस हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। तो बीच-बीच में लॉसेस भी किया तो इसलिए वो कैश फ्लो भी नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो कंपनी के 3 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। वो है कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक है। कंपनी का रिकरेंट प्राइस के हिसाब से बुक वैल्यू भी आसपास है। कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है। तो एक कुछ पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। साथ ही साथ कंपनी का देखिए जो जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिला वो है कंपनी का। हाँ, और हाँ और एक चीज़ मैं बोलना ही भूल गया कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो डेप्थ। देखिए फाइनेंस कंपनी होने के नाते डेप्थ ज़ीरो होना कोई आम बात नहीं होता। खुद के हाथ के जो ऊपर पैसा है उस पैसे से बिज़नेस कर रहा है कंपनी तो एक ना एक तो दम तो है। क्योंकि देखिए जो कंपनी कर्जा लेकर काम कर रहा है आज अदानी का हालत आप देख सकते हैं। किस लेवल में गिरावट हो रहा है क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे कर्जे के ऊपर खड़ा हुआ था और आज उसके ऊपर जब आरोप लगाया जा रहा है उस हिसाब से अदानी का शेयर कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। जो वीकनेस पॉइंट है वो है मार्केट कैप टू सेल्स। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि 130 मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 130 रुपीस पे करना पड़ रहा है। खुद के हाथ से पैसा जा रहा है तो इसलिए ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बेस्ट पॉइंट है। तो इसका चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है चलो मैं वो आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस आ गया था 40 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी दिखाया और हर व्यक्ति ने जहाँ जो यहाँ पे निवेश करके रखे थे उसका फंड दोगुना कर दिया क्योंकि 40 से 80 रुपीज़ तक कंपनी चला गया था। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ जब कोई रेंज ब्रेकआउट होगा तब एक आपको एंट्री लेवल मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एंट्री लेवल कहाँ पे मिला? देखिए यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट करने के लिए गया तो यहाँ पे मैं हमेशा कहूँगा इसके ऊपर आपको एंट्री ज़रूर ढूँढना है। तब एंट्री लेना जब कोई रिवर्सल पॉइंट आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं दिखा, तो यहाँ पे एंट्री लेवल बना ही नहीं। मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एंट्री लेवल बन चुके थे, मैं एंट्री भी ले चुका था और मुझे प्रॉफिट भी हुआ। तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, कोई भी ट्रायंगल पैटर्न में मैं अब कभी एंट्री नहीं लेता। मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो लाइन्स होते हैं तो हॉरिजॉन्टली जो लाइन्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक ट्रेंड बन रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेडिंग के ऊपर उतना काम नहीं करता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़रूर सोचता हूँ और हाँ, इस कंपनी एक गुड न्यूज़ भी देने वाला है। कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट कितना 13 फरवरी में कंपनी डेट मतलब डिविडेंड अनाउंसमेंट फिर से एक बार करेगा। कितना डिविडेंड देगा आपको बाद में ज़रूर मैं वीडियो बना के बताऊँगा।
तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।